हम लोग बिहारी हैं। बिहार में जब दिल टूटता है ना तो बिहारी लड़का यूपीए से उखाड़ देता है। तजुका जुका बलमुआ गाड़िया चोइन में फसल बसाड़िया। घर का स्थिति जब डाउन देखा तो मैं दिल्ली गया एक होटल में काम करने के लिए। मीठी मीठी बातों में आना नहीं, दिल्ली वाली से दिलवा लगाना नहीं। वायरस बन के वो बॉडी में घुस जाएगी, जवानी साली चूस जाएगी। कोई भी इंसान ना जब कोई काम करता है तो हार जाता है। मैट्रिक में मैं 3rd डिवीजन से पास किया था। मेरे पापा को लोग बहुत मजाक उड़ाते थे कि कुछ नहीं कर सकता है। पापा मेरे बहुत रोते थे। इतना बदल गई लो कि यकीन न होला हो। उस समय वो जॉब नहीं करती थी, सिर्फ पढ़ती थी, तो स्कॉलरशिप मिलता था जो भी, तो वो मुझे दे देती थी गाने में लगाने के लिए। फील तो बहुत थी शादी के लिए, लेकिन अब का दुनिया ही खत्म हो गया, या आगे भी कुछ है। मैं सब कुछ छोड़ दिया था, मैं भोजपुरी भी छोड़ दिया था कि जैसन सोचले रहनी, जैसन सोचले रहनी वैसन पियावा मोर बाड़े, असावर न गोर बाड़े हो। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। आज मेरे साथ बिहार वाले मर्द हैं। बिहार वाले मर्द हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका गाना है बिहार वाले मर्द, है ना। मेरे साथ एक उभरते कलाकार हैं। मैं इनका नाम नहीं बताता हूं। मैं हर बार कहता हूं कि मैं नाम किसी का नहीं बताऊंगा, वो खुद अपना नाम बताएंगे अपने मुंह से, और अपनी आवाज का जो दम है वो आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले अपनी आवाज के दम की एक खनक जो है वो लोगों तक पहुंचाइए, उसके बाद अपने बारे में कुछ बताइए। कहानी की तेज न चलावा हो, जानी तू हैंडल चमकावा हो, घुघत ननी न मरनी उल्टी पालिया। तजुका जुका बलमुआ गाड़िया चोइन में फसल बसाड़िया। ये गाना मेरे ही चैनल दिगन पांडे हिट्स पे है, जो भोजपुरी के बिल्कुल अश्लील से दूर है। कहीं भी अश्लीलता नहीं है इसमें, एक भी शब्द आपको नहीं मिलेगा। और मेरा नाम है दिगन पांडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। जितने भी इनके दर्शक हैं मैं सबको नमस्कार करता हूं। नाम आपने सुन लिया होगा, आवाज आपने सुन ली होगी, लेकिन हर सिंगर की एक अपनी कहानी होती है, एक अपना इतिहास होता है, एक अपना संघर्ष होता है। तो दिगन जी का जब संघर्ष ऑफ द स्क्रीन में सुन रहा था तो मुझे थोड़ा सा अलग लगा, हटके लगा, थोड़ा दुख हुआ मुझे भी। ये काफ़ी इन्होंने मेहनत किया है, और इतना मेहनत के बाद जब ये ऊपर आता है सिंगर, तो कहते हैं ना कि जो हौसला होता है वो टूटता नहीं और ज़बरदस्त तरीके से बनता है। और इनका हौसला जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना है। बस आप लोगों की प्यार की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की, कब की, उसके बारे में बताइए। मैं पहले गांव में रहता था। मेरे पिताजी और दादाजी पूजा पाठ करवाते थे, मैं भी उसी में कराता था। पूजा, शादी ब्याह जो भी एक ब्राह्मण का होता है, और मैं पढ़ता भी था, लेकिन पढ़ने में मुझे दिल नहीं लगता था। बाद में गांव में बस लोग यही चाहते हैं कि पढ़ के जॉब करें। मैंने जॉब के लिए भी ट्राई किया। बीएसएफ बटालियन नंबर 47 में मेरा बहुत कुछ हुआ भी था। मेडिकल हुई, मेरिट लिस्ट बनी, बाद में मैंने जॉब नहीं किया। फिर लोग मुझे बहुत गांव में ताने देते थे कि अच्छा क्या करेगा, ये करेगा। मैट्रिक में मैं 3rd डिवीजन से पास किया था। मेरे पापा को लोग बहुत मजाक उड़ाते थे कि कुछ नहीं कर सकता है। पापा मेरे बहुत रोते थे, और मुझे पूजा पाठ कराने में वो मतलब एक जो किसी काम में जुनून होता है वो नहीं था। और उसके बाद मैंने घर का स्थिति जब डाउन देखा तो मैं दिल्ली गया एक होटल में काम करने के लिए। जब मैं वहाँ काम कर रहा था तो थोड़ा सा घर का स्थिति ख़राब था, घर बनाए थे तो कर्ज हो गया था। मुझे भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जो मेडिकल के कारण मुझे मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी। जब कर्ज के कारण हार गए तो एक दिन मैं रात में वीडियो देख रहा था। ये भोजपुरी का मॉरिशस में कुछ अवार्ड शो चल रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि खेसारी भैया थे, पवन भैया थे। पवन भैया को उसमें बेस्ट सिंगिंग का अवार्ड मिला था। तो मुझे उस दिन रात में 12 बजे लगा क्या मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे जुनून आया, बचपन से शौक था गाने का। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि गाना कहाँ से स्टार्ट करें,
कौन सी कंपनी है, तो मुझे एंगल म्यूजिक की वहाँ पे नंबर मिला, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, वहाँ से मैंने शुरुआत की और धीरे धीरे वहाँ से स्टार्ट किया। उस समय मेरी गायकी उतनी अच्छी नहीं थी जो मार्केट में होना चाहिए। बाद में एक एक्टर्स हैं रानी, जो बहुत पॉपुलर हैं, उनके हस्बैंड से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, उनसे भी मिला, जिसके कारण मेरा गाना हिट हुआ था, दिल्ली वाली से दिल वाला गाना नहीं। और उसी दिन का शूट किया हुआ गाना जिसमें रानी जी काम की थी और मेरे साथ अंतरा सिंह आई थी कि दूधू गो मर्द के रखले वाड़ू यही से भइल रिएक्शन बा, उसका भी एक दिन में 4 लाख व्यू गया था, जो मेरे लिए बहुत मायने रखता था उस समय। उसके बाद मेरे दादाजी एक्सपायर कर गए, जिसके कारण मुझे दिल्ली छोड़ना पड़ा। मैंने दिल्ली छोड़ा और जब यहाँ आया तो यहाँ मुझे नहीं लगता था कि पटना में भी भोजपुरी है। मैं समझता था कि जो भी है वो दिल्ली है। तो बहुत मेहनत से मुझे फिर आदि शक्ति का पता चला, मैं वहाँ गया और उनसे बात की, वहाँ से मैंने गाना रिलीज किया और उसके बाद उन्होंने आज मुझे एग्रीमेंट के लिए बोला और एग्रीमेंट है आज मेरी आदि शक्ति से। उसके बाद एक और भी है म्यूजिक डायरेक्टर, रोहित स्वराज नाम है, पराग फिल्म्स का। बहुत सपोर्ट मिला वहाँ से मुझे सिंगिंग करने के लिए कि सिंगिंग क्या होती है, कैसे होती है, और यही मेरी स्ट्रगल है, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा, आपने 2 गाने का जिक्र किया था जी, जो रानी जी के साथ आपने बोला अंतरा जी के साथ शूट हुआ था, उन दोनों गाने का लाइन 2 हो जाए जी, अगर आपको याद हो तो। उस लाइन में लड़की का लाइन है कि मेरा लाइन है कि दूधू को मर्द से प्यार करेलू यही से भइल रिएक्शन बा। मतलब लड़की क्या है ना कि लड़की आके बोलती है कि, लड़की का लाइन मुझे नहीं याद है, वो मुझे मतलब गायने के हिसाब से बोलती हैं कि पति मेरा सिम है ना लोढ़ा से चूर दिया है और मुझे मारा भी है। तो वही मेरा लाइन है कि दूधू को मर्द से प्यार करेलू यही से भइल रिएक्शन बा। मतलब ये जो तुम्हारा पति का रिएक्शन तुमको दिख रहा है ना, ये तुम 2 जगह दिमाग लगा रही हो, मतलब एक ही नाव पे चलो तभी तुमको मिलेगा। और दूसरा जो गाना है वो मैंने सिंगल गाया था, वो मुझे याद है कि मीठी मीठी बातों में आना नहीं, दिल्ली वाली से दिल वाला गाना नहीं, वायरस बन के वो बॉडी में घुस जाएगी, जवानी साली चुस जाएगी। ये गाना था मेरा, जो मेरे लाइफ का सबसे पहला मार्केट में मतलब मुझे एक पावर दिया था, एनर्जी दिया था मुझे। और जब मेरी कोई गाना हिट नहीं हो रही थी, मैं हार गया था। कोई भी इंसान ना जब कोई काम करता है तो हार जाता है, तो मैं हार गया था। तो एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो एयरपोर्ट पे काम करते हैं और शिवम नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे, जब मैं इन सब चीज़ों से हार गया था तो मैं सोचा था ना कि ओला खरीद के चलाऊंगा। तो भैया बोले कि जब आप दिगन जी पैदा हुए थे ना, जब आप चलते थे तो गिर जाते थे, चोट भी लगती थी, लेकिन आप चलना छोड़ दिए। नहीं छोड़े, इसलिए नहीं चलना छोड़े क्योंकि आपको पता था, या सबको पता होता है कि ये कोशिश कर रहा है। अगर आप उस दिन चलना छोड़ देते ना कि नहीं चलना तो मेरे बस की बात नहीं, हम गिर जाते हैं, तो आज आप पैर से नहीं विकलांग होके मानसिक विकलांग हो जाते, आप नहीं चल पाते। लेकिन आपने मेहनत किया, चलते रहा। हर बच्चा मेहनत करता है, दुनिया में जो भी इंसान आज खड़ा हुआ है वो बच्चा में चलने के लिए बहुत मेहनत करता है, उसके घुटने फूटते हैं, बहुत चोट लगते हैं, लेकिन वो मेहनत करता है तभी वो चढ़ता है। तो अगर आप आज हार गए तो फिर हार गए, लेकिन आप यही सोचिए ना कि हम तो गिरेंगे ही गिरेंगे, 1000 बार गिरेंगे, उठेंगे। तो उनकी बात ने मुझे एनर्जी दिया था। मैं भोजपुरी छोड़ दिया था 1 साल, उनके बाद उन्होंने मुझे जब ये बात बोला, मुझ में एनर्जी आई कि सच में अगर स्ट्रगल नहीं तो फिर दुनिया में कुछ भी नहीं है। और उस दिन से मैं हारना ही भूल गया हूँ। उससे पहले मैं हार मानता था, लेकिन आज मैं हार नहीं मानता। मैं यही जानता हूँ कि कोई मुझे 1000 बार हराएगा, लेकिन उस 1000 बार हारने के बाद जब मैं एक ही बार जीतूंगा ना, तो वो हार भूल जाऊंगा। उसका नशा अलग होता है। बिल्कुल वही। अच्छा, अब तो अच्छा खासा आपका फेम है, लोग गाने सुनते हैं। अब उन गांव वालों का, वही गलिया, वही गांव के लोग, वही चौबारा जो पहले कहते थे कि डिगन बाबू क्या कीजिएगा, अब उनका क्या रिएक्शन रहता है? देखिए, अभी जब मैं गांव में जाता हूं तो मेरे गांव में कोई सिंगिंग नहीं जानते थे उस समय। आज हर घर से बच्चा, हर लोग चाहते हैं कि मेरे घर से कोई सिंगर बने। ट्राई भी करा रहे हैं बहुत सारे लोग, भगवान करे वो लोग भी आगे बढ़े। और एक समय था कि लोगों के बीच हम बस बैठ जाते थे, और आज जब हम वहाँ जाते हैं तो एक अलग फेस है, अलग पहचान है लोगों के बीच।
जब हम गांव जाते हैं तो वैसे 10 लोग हैं जो मेरे लिए खड़े होते हैं। अगर हम एक बार कॉल कर दें कि ये काम होना चाहिए, तो पहले जो काम 15 दिन में भी नहीं होता था, आज 15 मिनट में हो जाता है। तो आज जो लोग गांव में चाहते थे ना कि नहीं नौकरी ही लाइफ सेट करती है, आज वही लोग चाहते हैं कि अगर पढ़ नहीं सकते हो ना तो सिंगर बनो, एक्टर बनो। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि अगर मैंने अपने गांव के लिए इतना किया है तो उस गांव के लिए अगर मतलब अगर मेरे गांव से एक भी लोग आगे निकलते हैं, या ये मानसिक संतुलन जो खराब था लोगों को कि सिर्फ नौकरी है दुनिया में उसके अलावा कुछ नहीं है, तो अगर इन सब चीज़ों से वो लोग उभरते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, सिंगर जब शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। आपको तो रानी जी ने और उनके हस्बैंड ने थोड़ा सा मदद भी किया, हालांकि मदद करनी चाहिए, बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग के सपोर्ट से बहुत लोग आगे आते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब सपोर्ट भी होता है, सब चीज होता है, फिर भी आदमी नहीं उठ पाता है या नहीं अपना सक्सेस पाता। तो उस टाइम में मेंटल स्थिति या उस टाइम में आदमी क्या सोचता है कि कैसे करना है, क्या करना है, उस टाइम आपका जो पल होता है उस टाइम के बारे में मुझे बताइए। उस हिसाब से मैं अगर अपने हिसाब से सोचूं तो मैं यही सोचता हूं कि वो मुझ में कमी है। अगर मुझे कोई गाड़ी सिखा रहा है, ड्राइवर भी अच्छा है, गाड़ी भी अच्छी है, रोड भी खाली है, उसके बावजूद हम गाड़ी को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो वो मेरी में कमी है। अगर मुझे जैसा आपने बोला कि अच्छा सपोर्ट हो और हर एंगल से आप मजबूत हैं मतलब इस लाइन में, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कि कहीं ना कहीं मेरे मेहनत में कमी है। और अगर उसमें मैं सोचता हूँ कि मैं नहीं कर रहा हूँ या नहीं हो रहा है, ये मेरे लायक नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस लायक मैं नहीं हूँ, मैं बना नहीं रहा हूँ। अगर आपने उस बोतल में पानी रखा है तो मुझे उठाकर पीना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं आ जाएगा। अगर मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बीबी घर में खाना बनाती है तो वो बनाती है, खाना मुझे ही है। खाना तो बना बनाया मिलता है, मुझे खाना है। रेस्टोरेंट में हम पैसा दे के भी खाएंगे तो बस वो टेबल पे परोस देगा, खाना मुझे ही है। तो अगर आपको सब कुछ है और अगर आप नहीं उभर रहे हैं तो आप में कमी है। आप में कमी ये नहीं है कि आप वो चीज़ कर नहीं सकते हैं, आप में कमी ये है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। अगर खाना भी है तो हम ऐसे करेंगे तभी जुबान पे जाएगा, पेट के अंदर जाएगा। तो अगर आपको हर सपोर्ट है, सब कुछ है, तो आप रियाज कीजिए हर चीज़ पे। मतलब मुझे इसी लाइन में जाना है तो सिर्फ उसी पे सोचिए। अगर आँख बंद भी किए हुए हैं ना तो ही सोचिए कि सा का मतलब क्या है। कहीं अकेले भी बैठे हैं तो गुनगुनाइए, तो उसी चीज़ को मतलब फील कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके मेहनत में कमी है मेरे हिसाब से। अच्छा, बहुत लोग सिंगिंग सीखते हैं, आपने सिंगिंग कहाँ से सीखा? बहुत लोग कहते हैं कि मैंने तालीम लिया इन गुरु से, इनसे सीखा है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बॉर्न टैलेंटेड होते हैं, कहते हैं कि भैया मैंने यूट्यूब से देख के राग वगैरह जो होता है सब चीज़ सीखा, वहीं से कोशिश किया। फिर म्यूज़िक की कंपनीज जो हैं, जहाँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो होता है, उन्होंने सिखाया मुझे इस तरह से गाने के लिए यहाँ पिच उठाओ, यहाँ गिराओ, ये लय पकड़ो। तो वो सब आपने कहाँ से सीखा? सिंगिंग का तो मुझे बचपन से शौक था। तो जब बचपन में गाना बजता था ना तो उस पर हम लिप्स मिला के चलते थे, मतलब लिपसिंग मजबूत था। गायकी का मतलब नहीं पता था कि हरकत क्या होती है, मुर्की क्या होती है, या किसी भी गाना को कैसे सुंदर बनाया जाता है। लेकिन जब हम इंडस्ट्रीज में आए, पहला लगभग 10 गाना दिए, तो उस समय मुझे कुछ नहीं आता था गायकी क्या होता है। और मैंने कोशिश किया सिंगिंग सीखने का, लेकिन हर जगह से मुझे जब मुझे कोई सपोर्ट नहीं था तो यही मिलता था क्या यार नहीं है, सिंगिंग कुछ नहीं होता है। तो बाद में मैंने भी यूट्यूब से ही सर्च किया। उससे ज़्यादा मैं ना लोगों को स्टेज शो देखता था। मुझे ये लगता था कि जो हम लोग यूट्यूब पे गाना सुनते वो उसमें बहुत काम किया हुआ होता है, लेकिन जो स्टेज शो है उस पर कोई काम नहीं किया हुआ है। तो हम सबसे ज़्यादा पवन भैया का गाना सुनते थे, उनका स्टेज शो ज़्यादा सुनते थे, क्योंकि स्टेज शो में जो होता है वो रियलिटी दिखता है। तो उनसे मैं सीखता था कि कब वो मतलब कैसे गाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है गायकी के लिए आपको थोड़ा मतलब हारमोनियम का रियाज होना चाहिए। तो हारमोनियम के लिए भी मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने वैसा कोई गुरु नहीं मिले। बाद में मैंने यूट्यूब से ही सब कुछ सीखा और एक अच्छा थोड़ा आज बजाता हूँ, तो भी वो यूट्यूब का ही देन है मुझ पे। और अगर स्टार भी हूँ या बनने जा रहा हूँ तो वो यूट्यूब का ही देन है आज के समय में। तो मैंने वहीं से ट्राई किया। और मैं किसी भी चीज़ पर ना गौर करता था। अगर कोई गा रहा है ना तो मुझे द्वेष किसी से नहीं था। अगर जब शूट पे जाते थे ना तो 8-10 सिंगरों का है तो गाना बजता था, उसमें से कोई गाना मुझे अच्छा लगता था तो हम उससे पूछते थे कि भाई आप क्या करते हैं, अच्छा करने के लिए क्या करते हैं। हमको ये फील नहीं आता था ये तो हमसे अच्छा करता, आगे चला जाएगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। यही सोचते थे कि मतलब ये कैसे अच्छा कर रहा है। तो मैंने यही कोशिश किया आज तक, और यही सोचा है कि मतलब गायकी या जो भी आप सीखना चाहेंगे ना तो बस
मन में बैठा लीजिए कि मेरा यही है। जैसे बाहर निकलने के लिए कपड़ा जरूरी है ना पहन के, तो ही समझ लीजिए कुछ भी है तो सोच, मतलब एकदम सोच में ही बैठा लीजिए कि मेरा यही सब कुछ है। तो अगर आप सोचेंगे ना किसी भी चीज़ पे, तो बॉडी या जो भी है वो बॉडी पार्ट्स आपका उसी चीज़ पे काम करता है। जैसे आपका पेट में दर्द है तो आप सोचेंगे ना कि ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो रियलिटी में फील ज़्यादा होगी। तो माइंड को उसी चीज़ पे काम कराइए जिस पे आपको करना चाहिए। बहुत सारी बातें हो गई। और एक गाना आपका आया हुआ था, लड़की पर टाइम फुलमतिया, उसका 2 लाइन सुना दीजिए, क्योंकि उसमें जो एक्ट्रेस है ना वो बड़ी प्यारी हैं। उनके बारे में बाद में बात करेंगे, उसके बाद इनकी शादी के बारे में बात करेंगे, इनकी लव लाइफ से बात करेंगे, तो उससे पहले गाना सुना दीजिए। वो गाना है कि लड़की आती है और हमसे बोलती है कि हमारी शादी हो रही है, अब हम तुमको छोड़ के जा रहे हैं। तो अभी मॉडर्न जमाना आ गया है, लोग प्यार कम करते हैं। एक आई तो दूसरी तैयार है। आज ये नहीं है कि अब तो तुम नहीं करेगी तो हम मर जाएंगे, मेरा गया मतलब जो हो तुम ही हो, ऐसा नहीं है। वो गई कि उसके सहेली पे नजर आ जाता है। तो उसी पे गाना लिखे थे अखिलेश कश्यप जी, मैंने गाया था कि तहरा जाहे से ना बढ़ी विपतिया, ये गुलई की पटाहिम फूलमतिया। मतलब तुमको जाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, तुमसे भी अच्छा पटा लेंगे। क्या बात है। अच्छा, अब अपनी लाइफ के बारे में बताइए जी। सब लोग किसी न किसी को देख के स्माइल करता है जी। लड़का हो तो लड़की को, लड़की हो तो लड़का को। आपके जीवन में वो कौन लड़की है? क्योंकि शादी तो आप किए नहीं है, और शादी से मैं पूछूंगा नहीं, तो वो कौन लड़की है जिसको आप चाहते हैं? कोई बचपन की फ्रेंड हो, दोस्त हो, एक्ट्रेस हो? इतने अच्छी अच्छी एक्ट्रेस, 3-4 दिन पहले इनका गाना शूट हो रहा था। एक खूबसूरत सी एक्ट्रेस थी, उनको मिलाऊंगा तब मैं उनका नाम बताऊंगा, पहले से नाम जिक्र नहीं करूंगा। तो वो भी अच्छी लगती है या कौन अच्छी लगती है? कौन, क्या है लव लाइफ आपकी? जब मैं स्ट्रगल लाइफ में था तो उस समय मैं पूजा पाठी कराता था। तो मैं ट्रेन से गया जा रहा था, गया में एक पितृपक्ष का मेला लगता आसिन का महीना में, तो मैं वही कराने जा रहा था। तो जब मैं ट्रेन पे बैठा था तो सामने एक लड़की बैठी हुई थी, वो PMCH में पढ़ाई करती थी, GNM का। उस समय मैं कुछ करता नहीं था, वही स्ट्रगल लाइफ थी मेरी। तो जब मैं चल रहा था, ट्रेन पे बैठा था, तो मुझे बहुत तेज प्यास लग गई। और ऐसे ही मेरे गांव के विधायक का बात हो रहा था, मतलब आपस में लोग लोकल ट्रेन में बैठ के बात करते हैं 3 घंटे का सफ़र में। तो मुझे प्यास लगा, तो उनको फील हुआ कि मैं प्यासा हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने बैग का पानी दे दिया। तो मैंने उनका पानी पिया। बाद में उनका ना पानी ख़त्म हो गया और उनको भी प्यास लग गया। तो मेरा फ़र्ज बनता था कि मैं उन्हें पिलाऊँ। तो मैंने उनका बोतल लेके पानी भरने के बाद ट्रेन खुल गई। ट्रेन खुल के, और जो लोकल ट्रेन होती है बहुत जल्दी तेज़ हो जाती है, तो मेरा कोशिश ये था कि मैं बोतल दे दूँ उनको, भले मैं छूट जाऊँ। तो मैंने खिड़की से पहले उनको बोतल दे दिया। बाद में सोचा कि चढ़ पाऊंगा या नहीं, मैंने रिस्क नहीं लिया। लेकिन एक चना बेचने वाले को देखा कि वो चढ़ गया, तो मैं सोचा मैं भी चढ़ जाऊंगा। मैं चढ़ गया, फिर जाके मैं बैठा। और उस समय जियो नहीं चलता था, तो थोड़ा कॉलिंग में दिक्कत होती थी ज़्यादा। तो मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं था, जहाँ मुझे जाना था उनका एड्रेस नहीं पता था। तो मैंने उनके फ़ोन से उनके पास कॉल किया कि मैं यहाँ पहुँचने वाला हूँ। तो इनका नंबर उनके पास चला गया। तो एक साथ में मेरे दोस्त हैं जो शायद उनके साथ कुछ गलत हरकत कर दिए थे उन लड़की के साथ। तो मैंने बस उनको मैसेज इसलिए किया था कि जो भी मेरा दोस्त आपको कुछ बोल दिया वो सॉरी मेरे तरफ से। तो फिर थोड़ा थोड़ा दोनों की बात होने लगी। और वो मैं पढ़ने में कमज़ोर था, तो वो भी मुझे जॉब के ही पर्पज से सिखाने लगी कि अच्छा से पढ़िए या क्लास, मतलब मुझे बहुत सिखाती थी। और ऑल फैमिली मेरे जानते थे उनके बारे में, लेकिन एज अनदर कास्ट थे हम लोग। तो मेरी जहाँ तक फील है, मतलब मैं विरोध नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप के लिए अनदर कास्ट में नहीं जा सकता हूँ अभी तक मैंने जो सोचा है। तो जब मैंने उन्हें बताया था कि मैं इंडस्ट्रीज में आना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उस समय वो जॉब नहीं करती थी, सिर्फ पढ़ती थी, तो स्कॉलरशिप मिलता था जो भी, तो वो मुझे दे देती थी गाने में लगाने के लिए। और वो इतना कि वो एहसान मैं आज तक नहीं भूल सकता हूँ। बाद में उनका जॉब लगा और आज वो पोस्टेड हैं, अच्छा जॉब कर रहे हैं, GNM है। कोरोना में उन्होंने बहुत लोगों का हेल्प किया, लड़ा। तो फील तो बहुत थी शादी के लिए, लेकिन अनदर कास्ट में नहीं जा सकता था मैं। फिर भी मैंने कोशिश किया कि मैं कर सकता हूँ, और बहुत अच्छा रिलेशन चला हम लोगों का, लगभग 5 साल तक चला। अभी कुछ दिन पहले जब इरादा थी कि शादी हो जाएगी और कर लेंगे, लेकिन जो लॉकडाउन लगी थी पहली बार, वो मेरी ज़िंदगी की लॉकडाउन लगा दिया। हुआ कि हम दोनों लॉकडाउन में दूर हो गए,
और वो अपने घर चले गए, हम अपने घर चले गए। हम दोनों की कांटेक्ट थोड़ी कम हुई। उसी बीच में क्या है ना कि लॉकडाउन में लोग बहुत मैसेज कर रहे थे अनजान लोगों को। उसी बीच में किसी लड़का का उनके पास मैसेज आया जो एज ए कास्ट था उनका, और अब पता नहीं वो क्या है। मैं जहाँ तक जानता हूँ वो शायद 90% झूठ है उनका, लेकिन वो लड़का उन्हें अपना वो दिखाया कि मैं इन मिनिस्टरों को जानता हूँ, इन्हें जानता हूँ, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, आपका जॉब में हेल्प करूंगा। तो मैं किन्हीं फीमेल का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि कुछ कुछ का कमजोर होता है, जिसके कारण वो उस साइड ढुलुक जाते हैं। वो अपनी काबिलियत ना देख के दूसरी की काबिलियत पे लोड हो जाते हैं कि मुझे यही वहां तक पहुंचा सकता है, तो कोई किसी को कहीं तक पहुंचाता नहीं है। तो क्या हुआ कि वो मुझसे छुपाती रही, बात तो चल रही थी लेकिन छुपाती रही, लेकिन कहीं ना कहीं से सच्चाई जो होता है पता चल जाता है। जब उनकी नई जगह पोस्टिंग हुई लॉकडाउन खुलने के बाद, तो वो मुझे बता नहीं रही थी कि यहाँ जो पोस्ट हुआ है, लेकिन मेरा जो मैनेजर था वो नेट से निकाल लिया और मुझे बताया। तो मैं उनको बताए बिना वहां चला गया। जब मैंने देखा तो वो उससे कॉल पे बात कर रही थी, वो ड्यूटी आ रही थी, मैं गेट पे खड़ा था, वो ड्यूटी आ रही थी, और मैंने देखा कि वो कॉल पे बात कर रही थी। मैंने उनका फ़ोन छीन लिया, मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने फ़ोन इसलिए छीना कि शायद उनके भाई हुई होंगे, मेरा आवाज़ ना सुन लें, क्योंकि वो लोग मुझे भी जानते थे। तो उस समय तो कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग बात किए तो वही बोली कि ठीक है, नहीं साथ में ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो भी मेरे लिए कुछ की थी और मैंने भी बहुत कुछ किया था। तो फिर मैं वहाँ से यहाँ चला आया, अपना गांव चला आया। तो बहुत, जब दिल टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो वो जब आए, तो हम जब यहाँ आए, तो जब मैंने उनको सब कुछ समझा, पूछा कि आप क्या कह रही हैं, क्या चाहती हैं, तो उन्होंने मुझे खुल के बोला कि नहीं, मैं उसके साथ ठीक हूँ, या जो भी। तो बहुत सारे सैड सॉन्ग है गुंजन जी का, नीलकमल जी का। मैंने इन लोगों का सैड सॉन्ग सुन के मैं सब कुछ छोड़ दिया था। मैं भोजपुरी भी छोड़ दिया था। मैं सोच लिया था कि अब तो कुछ है ही नहीं मेरे लिए दुनिया में। तो जो मेरा मैनेजर था वही एक बात बोला कि क्या आपका दुनिया यहीं खत्म हो गया या आगे भी कुछ है। बहुत समझाया। मैं 7-8 दिन तक, मतलब खाना खाता था तो उल्टी हो जाता था। मतलब एक कोर खाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। सब लोग परेशान हो गए थे और मतलब बहुत हट गए थे। तब जो आदिशक्ति के ऑनर है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि ऐसा नहीं है, आप मेहनत कीजिए, आइए, हम सपोर्ट में हैं आपके। तो उस दिन से एक दोस्त मेरा बात बोला था कि हम लोग बिहारी हैं। बिहार में जब दिल टूटता है ना, तो बिहारी लड़का यूपीए से उखाड़ देते हैं, तो आप भोजपुरी में उखाड़ दीजिए। तो मैंने वही मेहनत किया, और उसके बाद ही मैंने आदिशक्ति से जुड़ा। और आदिशक्ति का बहुत सपोर्ट है और एहसान है मेरे ऊपर, जो मुझे आज तक यहाँ तक सपोर्ट कर रहे हैं। और यही लव लाइफ है। बाद में वो लड़का से उनका अफेयर टूट गया, टूटा नहीं है, मतलब चल रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे पास कॉल आया था, जो उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत थी मेरी। मतलब मैंने अपने तरीके से कर दिया, लेकिन उनको ये फील हुआ कि जो मैं हूँ वो कोई नहीं हो सकता है। क्या बात है। कोई गाना उनके लिए डेडिकेट करना चाहे जो आपको याद हो, किसी का भी? हाँ, नहीं, ऐसे तो किसी का गाना जो मैं सबसे ज्यादा सुनता था उनको खोने के बाद, वो गुंजन जी का गाना था, इतना बदल गईलू कि यकीन न होला हो। इस गाने में अंतरा में एक लाइन गाए थे गुंजन जी, जो मैं सबसे ज्यादा उनपे फील करता था कि यही चीज हुआ है मेरे साथ। बड़ी फुर्सत से तुहके भगवान बना ले हो, बाकी दिल के जगह ही यहाँ पे लागे पत्थर लगा ले हो। लेकिन मैंने खुद से भी गाया था, जो गाना भी शूट हुआ था, शायद आप लोग थे वहाँ पे, उसी दिन मेरा शूट हुआ था। वो गाना मैंने बहुत दिल से गाया है। अगर उस गाना को आप गौर से सुनेंगे तो वो फील है रोते हुए, उस गाने में मेरा रोते हुए का फील है। वो गाना अभी रिलीज होने वाला है, उसका वीडियो बना है, बहुत अच्छा वीडियो भी बना है। जिम में उस गाने को हम लोग ने दर्शाया है। वो गाने का लाइन है कि प्यार कैले बाजे ही जानी, ये दिल टूटला के परेशानी, कि केहू के प्यार में कैसे रो जाला, ये जिंदगी नारा को से बतर हो जाला। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने उन्हीं के लिए गाया है।
क्या बात है। बट गाते समय मैंने उन्हीं का फील लिया है, और बिल्कुल आप वो सिसक सुनेंगे उस गाने में। आज भी मोहब्बत उतनी है, लेकिन ये दुनिया है, दुनिया चलानी पड़ती है। मैंने कहा ना कि थोड़ा समय, दुनिया में हर चीज ठीक होता है। आप कितना भी तकलीफ में है तो खुशी आएगी, आप कितना भी खुशी में है तो गम आएगी। तो धीरे धीरे लगभग 2 साल होने को हैं, भूल रहे हैं 1.5 साल में। अब कल वो लौट आई तो नहीं, मैं अब लौट आई तो एक्सेप्ट तो कर सकते थे, कुछ समय मैंने उन्हें दिया था, लेकिन अब मुश्किल है मेरे साइड से। इश्क ये आसान नहीं है, दोबारा इश्क हो सकता है। अभी कोशिश मतलब इरादा तो नहीं है और उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि अगर एक बार टूट जाए तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये शीशा है, दिल नहीं कि जुट नहीं सकता, लेकिन सिर्फ कोशिश है, होना मतलब बहुत मुश्किल है। मोहब्बत बड़ी शिद्दत से आपने की है। अच्छा, हर गायक का एक आइडल होता है जी। आपका कौन आइडल रहा है? आपने किनको देख के प्रेरणा ली कि नहीं मुझे सिंगिंग करना है? पवन जी का तो आपने अवार्ड देते हुए देखा, लेकिन उसके बाद आपने किस किस को महसूस किया कि नहीं इनके जैसे मुझे बनना है, इनकी आवाज़ अच्छी है, इनकी क्वालिटी अच्छी है, स्टेज पे अच्छे हैं, इनके एल्बम बड़े अच्छे आते हैं, तो मुझे इनको देख के प्रेरणा लेना है कि मैं ये बनना चाहता हूँ? अगर आई कि स्थिति को देखते हुए आगे बढ़ने की बात थी, तो मैंने वो खेसारी जी से सीखा कि उन्होंने एक लिट्टी चोखा बेच के कमजोर बैकग्राउंड से होते हुए भी उन्होंने यहाँ तक मेहनत किया और यहाँ तक आया। और उनका भी उस दिन अवार्ड शो था, उनको भी अवार्ड मिला था, बेस्ट फिल्म का अवार्ड उनको मिला था। तो मैंने सोचा था कि जब ये इतना मेहनत करके कर सकते हैं, तो मैंने ये सबसे पहले सोचा कि ये कितना कमा लेते होंगे ठेला से, 50,000 का महीना, तो मैं भी कहीं कुछ करके कमाऊंगा 50,000 30,000, जहाँ तक मैं गाने में लगा सकता हूँ, और मैं करूँगा चाहे जो भी करना पड़े। और मैंने किया है और आज भी करता हूँ कि मैं सुबह 4 बजे उठ के ही रियाज करता हूँ, 4 से 5:30 तक मैं रियाज करता हूँ, 1 घंटे तक अपना बॉडी पे काम करता हूँ, फिर 7 से 10 मैं जिम जाता हूँ, और उसके बाद जो भी वर्क है उस पर काम करता हूँ। तो जो मेरी रूटीन थी फर्स्ट से, वो मैंने आज तक नहीं बदला कि नहीं अब तो थोड़ा मैं ठीक गाता हूँ, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ अगर आप छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे। कर लेंगे लेकिन डगमगा के करेंगे, लेकिन जो आप रोज करेंगे उसमें आप कभी डगमगा नहीं सकते। क्या बात है। प्रेरणा आपने पवन जी से लिया था कि खेसारी जी से? दोनों से? मैं मिला तो दोनों से था, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से मिला था। खेसारी भैया से गरीबी का मिला था कि उठना कैसे है, और गायकी सीखने के लिए पवन भैया से मिला था। बट गाते दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या होता है कि आवाज़ जिसकी आवाज़ को आप अच्छे से अंदर में फील कर सके, पकड़ सके, तो वो मेरे लिए पवन भैया है। अच्छा, पवन जी की फिल्म का एक गाना था, हालांकि उन्होंने नहीं गाया है, लेकिन रवि किशन जी उसमें एक्टेड हैं और रानी जी एक्टेड है। जैसन सोचले रहनी वैसन पियवा मोर बाड़े। वो गाना अगर आपको याद है तो मेरे लिए 2 लाइन वो गुनगुना दी। कि जैसन सोचले रहनी, जैसन सोचले रहनी वैसन पियवा मोर बाड़े, असावर न गोर बाड़े हो। ये गाना कल्लू जी भी शायद जहाँ तक मैं जानता हूँ उन्हीं से सीखे हैं। एक बात है कि मेरे गांव के बगल में लदमा गांव है, अनंत सिंह जी हैं विधायक वहाँ के, मतलब उस गांव भी उन्हीं का है। तो हम जब छोटे थे तो कल्लू जी गाने आए थे, तो ये गाना भी उन्होंने मेरे विधायक के लिए गाया था। और एक बार खेसारी जी का प्रोग्राम था आकोपुर में, तो मुझे जुनून था उनको देखने का, बहुत बड़े फैन थे हम। तो होता ना कि कोई भी, उसी दिन से मुझे एक प्रेरणा भी मिला था कि जुनून को कभी कोई हरा नहीं सकता है। वहाँ 12 लाख लोगों की भीड़ थी, वो आए थे और सपना चौधरी आई थी। तो जो मेरे दोस्त लोग थे ना, वो हार गए थे कि ना नहीं जा पाएंगे, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन हमको बहुत उम्मीद था, अंदर से रोना आ गया था कि इतना भीड़ है कि हम नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हम भी जाम में फंसे और खेसारी जी भी जाम में फंसे। मेरी गाड़ी उनके गाड़ी के पीछे थी, लेकिन पता नहीं था। लेकिन जब जहाँ से पब्लिक की भीड़ ज़्यादा थी, गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी, उसके अगले गाड़ी से इनोवा से खेसारी भैया और उनके राइटर पवन पांडे निकले थे, और पीछे की गाड़ी, जैसे हम दोनों बैठे बिल्कुल सामने, ऐसे गाड़ी से निकलने के बाद एक दूसरे के हम दोनों खड़े हो गए, और उन्हीं के झुंड के साथ साथ मैं स्टेज के करीब पहुँच गया था। तो मुझे उस दिन लगा था कि अगर दिल में जुनून हो तो कुछ भी हो सकता है, और वो उनको देखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस समय, और इतना करीब से मैंने देख लिया था जो मुझे बहुत खुशी मिली थी। क्या बात है, क्या। अच्छा, ऐसा भी टाइम आता है
सपोर्ट तो बहुत लोग करते हैं, एक ऐसा टाइम आता है जो आप अचीव कर रहे हैं उनको बुरा लगता है, आपको खींचने की कोशिश करते हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे लगता है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, सबको पता है कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो आपकी सक्सेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और चाहते हैं कि आपको घुटनों के बल गिरा दे। तो आपके साथ कभी ऐसा मौका आया है जब आप मेहनत किए हो, सब कुछ किए और एक दो आदमी के कारण आपको पीछे खींच दिया गया हो, वैसा कभी? जी, नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक गाना जब मैं गाया था तो वो एक रिकॉर्डिस्ट थे, उनको सिंगिंग से मतलब एक सिंगर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जिस लाइन का बिजनेस करते हैं उसी लाइन से मेरा अगर दुश्मनी हो तो बेटर होता है कि उससे आगे बढ़ना है। और अगर दुश्मनी करना है ना तो अपने पावर से में उठना है, गिरा के नहीं। तो ऐसा हुआ था कि एक गाना था जो मैंने एंगल म्यूजिक से रिलीज हुआ था, लेकिन वो गाना ना 1 घंटे में 1,22,000 भी हो गया था, लेकिन गाना रिलीज भी कर दिया गया था। शायद रिलीज करने वाले नहीं सुने होंगे, मैं उनका दोष नहीं दे सकता, लेकिन जो रिकॉर्डिस्ट थे, मैंने गाया कुछ और था और वो म्यूजिक किसी कुछ और का लगा दिए थे बाद में। मतलब मैं गा कुछ और रहा था, बज कुछ और रहा था। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ था कि 1 घंटे में 1 लाख व्यू जाना मतलब हम लोग को स्टार के लिए बहुत मायने रखता है। और उस समय आज से 2 साल पहले तो मुझे बहुत हर्ट हुआ था। और बहुत सारे लोग होते हैं कि आप कितना भी अच्छा गाएं तो वो सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि आप इसको अच्छा कर सकते हैं, बस ये बताएंगे कि आपने ये गलत किया। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, अपने अंदर कभी कमी को नहीं देखना चाहिए। आप ये देखिए कि आप अच्छे क्या कर सकते हैं, कमी देखने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, एक खेसारी जी का गाना था, मुझे अच्छा लगता है, हालांकि बहुत लोगों को अच्छा लगता है। वो गाने का नाम था लगही सुता लिए अम्मा, और बेटा रा पी के रोज करे ले डरा। बहुत अच्छा लगता है ये गाना। हाँ, तो वो गाने का 2 लाइन सुनाइए। हमारो के लगही सुता लिए आमा, हम बेटा राउर पी के रोज करे ले डरामा। अच्छा, डिगन पांडे जी को सबसे बेहतर गाना अपना कौन सा लगा आज तक? एक अगर भक्ति में है तो मेरा एक छठ सॉन्ग है पारंपरिक, जो मतलब मैं कभी भी सुनता हूं तो लीन हो जाता हूं भक्ति में। मुझे उससे अच्छा आज तक कोई गाना ही नहीं लगा है, मतलब मेरा खुद का। और दूसरा एक जो मैंने सबसे पहले सुना है, रुका रुका बलमुआ गड़िया, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसमें अश्लीलता नहीं है, मतलब एक लाइन भी कुछ नहीं है, मतलब साफ सुथरा किसी भी जगह पे आप उसको सुन सकते हैं। वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका 2 लाइन अगर याद हो भक्ति गाने का? हाँ, वो जो छठ का सॉन्ग है वो एक कहानी पे दर्शाया गया है, सास बहू पे। तो वो गाना है कि कार्तिक मास की बारतिया, हसिया लागल हो हमार, तनियो सा दे तू सासु खिरिया, हमारा खीरी के साथ। तो उसमें सासू बोलती हैं कि एगो होरिलवा बहुआ हुई ते, हमारा होरिलवे के साथ। तो गाना में सास बहू का नोकझोंक है। मतलब मैं इस गाने को आज तक कभी भी सुना हूं तो लीन हो गया हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वैसे हम बिहार यूपी वालों के लिए छठ पर्व ही बहुत बड़ी है, इससे बड़ा दुनिया में कुछ है ही नहीं हम लोगों के लिए। जब वो महीना ही घुसता है तो बाहर निकलो या घर में रहो तो एक बॉडी में अलग एनर्जेटिक होती है, कहीं भी निकलो। और उस पर्व को हम लोग बहुत दिल से मनाते हैं, इसलिए वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। अच्छा, आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, और फिल्म जी जो आपके पास अप्रोच किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा। फिल्म के लिए तो अभी 2-3 दिन पहले ही आदिशक्ति जी के जो ऑनर हैं मनोज मिश्रा जी, उनसे बात हुई मेरी सर से, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब मैं तो सर ही बोलता हूँ, लेकिन वो हमेशा मुझे एक छोटा भाई बोले हैं और हमेशा बोलते हैं कि आप मुझे भाई ही बोलिए, और बहुत मानते हैं। उसके जो मैनेजर है अमित पांडे जी, वो भी, मतलब मुझे आज तक वैसा ट्रीट नहीं मिला था जो मिल रहा है। अगर एक बार बोल दूं कि ऐसे, तो हाँ, ना तो कभी मैंने सुना नहीं है। तो फिल्म के लिए भी बात हो रही है उनके साथ मेरी, और जो प्रोजेक्ट है भी मेरा 4 सावन का सॉन्ग आने वाला है,
तो मैंने सावन से पहले इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ कि मेरी सोच है कि सावन में ही छूटे तो ज़्यादा बेटर है। जो जिसकी जगह है, मैं किसी का बुराई भलाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जिसकी जगह है वहीं पे छूटे। तो 26 तारीख से मेरे गाने स्टार्ट हो जाएंगे। आदिशक्ति से आएगी, मेरी ही चैनल से आएंगी, और भी कुछ चैनल से आ सकती हैं। तो और वो एक सैड सॉन्ग जो मैंने आपको सुनाया, जो मैंने अपने ही तकलीफ पे गाया है उसको, वो गाना आएंगी। और भी कुछ लोकगीत हैं जो सावन के बाद आएंगे। अपने फैंस के लिए, अपने दर्शकों के लिए क्या कहना चाहिए? फैंस तो भगवान है, वो मेरे लिए कहेंगे, मैं उनके लिए क्या कह सकता हूँ। अगर आज डिगन पांडे है तो वो सिर्फ सब फैन है, आप लोग हैं, उसके अलावा कौन है दुनिया में? कोई नहीं है। उनके लिए कोई गाना डेडिकेट कर दीजिए। जब कुछ नहीं कहिएगा तो उनको गाने के माध्यम से बता दीजिए कि आप अपना प्यार कैसे उनको देना चाहते हैं। कौन सा गाना सुना है जो आप बताइए कुछ? मेरे हिसाब से तो जो आपको पसंद हो वो गाना सुनाइए, बाकी उनको तो पसंद आ ही जाएगा। नहीं बिल्कुल, वो तो है, लेकिन अच्छा, अकेले में जब आप रहते होंगे तो कोई ना कोई गाना गुनगुनाते होंगे, प्यार वाला नहीं, कुछ और गाना जो थोड़ा सा हटके हो। कोई जैसे मैं खाली बैठता हूँ तो मुझे भी कोई गाना अच्छा लगता है तो माइंड में आता रहता है, तो वैसा कोई गाना सुना दीजिए जो आपके माइंड में आता हो सकता है कि फैंस को आपको वो भी गाना अच्छा लगे। हाँ, मैं एक्चुअली एक गाना है मेरा, वो लोकगीत थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, और मैं हमेशा पता नहीं क्यों उसी को गुनगुनाता हूँ कि हमरा से प्यार कैले दूसरा से शादी, हम बानी गम में तोरा बाया जादी, मन करे इज्जत तोर बोर दी। तो लड़की का लाइन है कि रखे की पड़ी तुम्हारा यार, भतार जहिया छोड़ दी। ये गाना मैं ज़्यादा, और एक सावन का है जो मैं बहुत गुनगुना रहा हूँ, अभी गुनगुनाता हूँ कि अरे दूडे के बढ़ा ताड़ू लगा ताड़ू बैठे, कहला पका हेरानी लगा ताड़ू बैठे, हो ले ले बाड़ू काबर कादू खाता पाइया, कादू खाता पाइया। तो फीमेल का आवाज है, हई सुकवार हम तो नहीं हरे के सैया, और चलल नहीं खे जात तनी टांगली पिठैया। तो ये भी आदिशक्ति से आने वाला है और जल्दी रिलीज होगा। बस आप लोग प्यारा आशीर्वाद दीजिए, और क्या चाहिए। द फुल वॉल्यूम और मेरे लिए क्या मैसेज? द फुल वॉल्यूम एक प्लेटफॉर्म है मेरे लिए आज, और मेरी एक सबसे बड़ी द फुल वॉल्यूम की मेरे लिए मुझे ये अच्छा लगा कि एक नॉर्मल, एक मीडियम, एक छोटे स्टार के लिए जो इज्जत, जो एक प्रेरणा, और जो एक मतलब नहीं मिलता है नए लोगों को, वो मिला। मतलब फील ही नहीं हुआ कि मैं कहीं अनजान जगह पे आया हूँ, और मुझे एक अच्छा इतना प्लेटफॉर्म देने के लिए, कुछ लोगों के पास मेरी भावनाओं, मेरी बात को पहुँचाने के लिए जो द फुल वॉल्यूम है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, लेकिन जो मुझे बेस्ट लगा, सबसे बेस्ट लगा द फुल वॉल्यूम। अब मेरे लिए एक गाना गुनगुना दीजिए। अक्सर मेरा इंटरव्यू सब लोग देखते होंगे तो मैं अंतिम में सबको बोलता हूँ मेरे लिए गाना गुनगुना जो मुझ पे शूट करता हो। आप 2 मिनट टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए गाना गुनगुना दीजिए ताकि मेरा भी तो लाइफ है, मेरी भी जिंदगी है, मैं भी किसी को सुना पाऊंगा कि देखो मेरे लिए गाना गाया उन्होंने। तो मेरे लिए गाना गुनगुना दीजिए जो मुझ पे शूट करेगा। आपका नाम बताया नहीं आप? मेरा नाम विवेक हुआ। हाँ। आपके ही नाम पे और आपके फेवरेट गाने पे सेट कर देते हैं उसको। कि जैसन सोचले रहनी विवेक भैया मोर बाड़े, और सबका से बेजोड़ बाड़े हो। क्या बात है। बस यही, थैंक यू। इतना टाइम देने के लिए, स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं बिल्कुल, मेरा तो काम ही है कि आप लोगों को टाइम दूं और जनता के बीच आप मुझे परोसें, इसके लिए टाइम क्या, पूरी जिंदगी हाजिर है आपके लिए। क्या बात है। ऐसी खबरों को देखिए, और जैसे ये हैं वैसी शख्सियत और भी हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, उन सबसे मिलवाने की, और सबकी अलग अलग कहानी है। बाकी डिगन जी को इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि भोजपुरी में अगर इनसे कोई मिलना चाहे ना तो उसके लिए भी 10 दिन का समय लगे। इनके पास इतना काम हो, इतना इनके पास, मतलब एक कहते हैं ना कि बिजी शेड्यूल, इतना बिजी शेड्यूल हो जाए, इनको इतना प्यार दीजिए कि इतना बिजी हो जाए, ताकि अब लाइव नहीं आते हैं ना, लाइव आके आप लोगों से फिर बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो वो प्यार दीजिए, और बाकी खबरों के लिए देखते रहे द फुल वॉल्यूम। मुझे दीजिए इजाजत अपने स्टाइल में, ऐसे। जय हिंद।